हाँ जी, हाँ जी। राम राम सर। राम राम भाई। राम राम सबको। राम राम सर। राम राम भाई। राम राम जी। सबको नमस्ते। सबको राम राम। सब अच्छे हैं? जी सर। बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ओके। तो हाँ, मैं सुन रहा था अभी अमित और प्रशांत को। प्रशांत उनको ना वो भी बता देना बेटा, ये अपना जीएनएम की जो जिसको हम लिटरेचर को लेके चल रहे हैं, अच्छा अच्छा, हाँ और जी। ऑर्गनन की ये वाली बुक जो 6th एडिशन है, ये होनी चाहिए हम सबके पास। उनको बोल देना कि ये, और अगर नहीं है तो पीडीएफ भेज देना उनको जीएनएम की, है ना? ठीक। है ना अमित? अमित के पास होगी शायद। मैं भेज देता हूँ, मैंने कहा प्रशांत ने बता हाँ, दिया होगा। प्रशांत को भेज देना, वो उनको भेज देंगे। प्रशांत के पास है, बुक है शायद इसके पास तो। हाँ जी, हाँ जी। तो आज ऑर्गनन है, थर्सडे आज। हाँ जी, हाँ जी। और ऑर्गनन में कौन सा एफोरिज्म पर चलेगा अमित भाई? मेरे को तो 7वां याद है। 7। जी सर 7। ओके, राम 7 राम। है। राम राम जी सबको, राम गुड राम मॉर्निंग। भाई। राम राम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर अमित शर्मा जी। और ऑर्गनन है भैया आज। हाँ जी। ऑर्गनन में 7वां एफोरिज्म बता रहे हैं अमित भाई, अमित पाल भाई। और इसका फुटनोट 3 हो गया था नहीं? अच्छा, अभी कहाँ हो गया होगा जब अभी हम पढ़ेंगे इसको, है ना? चलो, डेट हो गई है 2 जनवरी 2025। जनवरी जी। 2025 में एंटर कर गए हम लोग। इसमें कह रहे हैं एफोरिज्म नंबर 7 में, नाउ एज इन द डिजीज फ्रॉम विच नो मैनिफेस्ट एक्साइटिंग और मेंटेनिंग causa occasionalis has to be removed, we can perceive। हाँ, हो गया लग रहा है ये। क्यों अमित? नहीं, आप कौन सा पढ़ रहे हो? बस 7 में तो नाउ एज इन द क्योर इफेक्टेड बाय द रिमूवल ऑफ द होल परसेप्टिबल साइन एंड सिम्टम्स। हाँ हाँ, 7 एफोरिज्म मुझे लग रहा है जैसे हो गया हो। नहीं, 7th नहीं हुआ था अभी, परसों मेरे को ध्यान हुआ था। ये वो हुए थे, क्या कहते हैं, वाइटल फॉर रिस्पिरेटरी अटैक्ड भाई। पहले क्लियर कर लो। और जैसे दीपांशी शान, इन्हें कुछ आइडिया हो? सर एफोरिज्म 7 जो था अमित सर थोड़ा सा बस बता रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो अब इसको यहीं से शुरू करते हैं, शुरू से ही। हाँ जी, हाँ जी। एफोरिज्म नंबर 7, नाउ एज इन ए डिजीज from which no manifest exciting or maintaining cause has to be removed, we can perceive nothing but the morbid symptoms. It must, ब्रैकेट में कह रहे हैं, regard being had to a possibility of a miasm and attention paid to the। पवन बस। हाँ भैया। पवन बस। हाँ, ये हो चुका था, आपको हमारे को 8 से चलना है, 8 से चलना है। मैंने लिख लिया, ये हो गया। ये फुटनोट 3 हो गया क्या? It is not necessary to say that every, हाँ, intelligent physician would first remove this। ये हो गया, सही कह रहे हो। हाँ हाँ, ये हो गया। दूसरा फुटनोट बचा है, इन ऑल टाइम्स ओल्ड स्कूल, है ना? इसी का ही ना? ये भी हो चुका क्या? हाँ जी, ये भी हो चुका, क्योंकि एक सिंगल सिम्टम को उठा के वो उसको वो कर देते थे ना। वो भी हो चुका। हाँ, यहाँ ये बात चल रही थी कि भाई होम्योपैथिक तरीके से सिंगल सिम्टम को रिमूव करना, एंटीपैथी की तरह से रिमूव करना। ओके, हाँ जी। तो आज एफोरिज्म नंबर 8 है ना? 8। हाँ, एफोरिज्म नंबर 8 में कह रहे हैं, इट इज नॉट कंसीवेबल nor can it be proved by any experience in the world that after removal of all the symptoms of the disease and
of the entire collection of the perceptible phenomena, there should or could remain anything else beside health, or that the morbid alteration in the interior could remain uneradicated. हेनमैन साहब कह रहे हैं यहां पर कि इट इज नॉट कंसीवेबल, कंसीवेबल का मतलब है बोधगम्य होना, जान पाना, ये हाँ जानना। इट इज नॉट कंसीवेबल, ये बोधगम्य नहीं है, और ना ही कैन इट बी प्रूव्ड बाय एनी एक्सपीरियंस इन द वर्ल्ड, किसी भी अनुभव से ना ही ये प्रूव हुआ दैट after removal of all the symptoms of the disease and of the entire collection of the perceptible phenomena, there should or could remain anything else beside health. कि भाई जब एक बार रिमूव हो जाती है सारे सिम्टम्स डिजीज के, एंटायर कलेक्शन ऑफ द परसेप्टेबल फिनोमिना को जब एक बार रिमूव कर देते हैं, तो सिवाय हेल्थ के कुछ और बचा हो, कुछ और बचता हो, ये ना तो प्रूव हुआ है, ना कंसीवेबल है, ना कंसीव हुआ। या दैट द मॉर्बिड अल्टरेशन इन द इंटीरियर कुड रिमेन अनइरेडिकेटेड, और ना ही ये प्रूव कर पाया कोई कि मॉर्बिड अल्टरेशन जो इंटीरियर में थे वो अनइरेडिकेटेड रह गए हो, कंप्लीट हेल्थ आई है। इसके ऊपर अनइरेडिकेटेड के ऊपर फुटनोट नंबर 5 है। ठीक है जी। एक्चुअल में बस होम्योपैथी को और डॉक्टर हेनीमैन साहब को वो लोग ना वो करने लगे थे कि होम्योपैथी तो सिम्टम रिमूवल है, सिम्टम खत्म हो जा। हाँ। बाद में वो करने लगे कि यार ये सिम्टम तो खत्म हो गए, बीमारी वहीं रह गई। तो हाँ। उस पे कह रहे हैं भाई जब सारे के सारे परसेप्टिबल साइन और सिम्टम्स खत्म हो गए, हाँ। तो बच्चा क्या हेल्थ बची। हाँ, तो सिवाय हेल्थ के ना तो कोई अनुभव के आधार पर कुछ और मिला है जी, और ना ही कोई जब सिम्टम्स निकल गए तो ना ही उसमें कुछ कोई ये कंसीव कर पाया, ना कि भाई मॉर्बिड अल्टरेशन जो इंटीरियर में थे वो अनइरेडिकेटेड रहे हों, बचे हों। हाँ हाँ, ये वो ना हफलैंड के ही कमेंट का रिप्लाई था। हाँ, ह्यूपलैंड साहब ने ही उस समय पर ऐसी बात रखी थी इनके सामने, इनके अगेंस्ट, तो उसको आगे इन्होंने इसको क्लियर किया था। तो फुटनोट नंबर 5 में कह रहे हैं, व्हेन ए पेशेंट हैज बीन क्योर्ड ऑफ हिज डिजीज बाय ए ट्रू फिजिशियन इन सच ए मैनर दैट नो ट्रेस ऑफ द डिजीज, नो मॉर्बिड सिम्टम्स रिमेन्स एंड ऑल द साइंस of health have permanently returned, how can anyone without offering an insult to common sense affirm in such an individual the whole bodily disease still remains in the interior? क्वेश्चन पूछा है हेनीमैन साहब ने, और थोड़े से नाराज से भी लगे। कह रहे हैं जब एक पेशेंट क्योर हो चुका हो अपने डिजीज से किसी ट्रू फिजिशियन के द्वारा, ट्रू बोला है भाई, ट्रू फिजिशियन के द्वारा, और इन सच ए मैनर ठीक हो चुका हो कि नो ट्रेस ऑफ द डिजीज, डिजीज का ना तो कोई अंश बचा हो, ना कोई मॉर्बिड सिम्टम बचा हो, शेष रहा हो, और सारे साइंस हेल्थ के परमानेंटली रिटर्न हो गए हो। हाउ कैन एनीवन विदाउट, बिना, फिर कोई कैसे बिना अपनी कॉमन सेंस की इंसल्ट किए ये मान सकता है कि भाई वो इंडिविजुअल द होल बॉडीली डिजीज स्टिल रिमेन इन द इंटीरियर, उस इंडिविजुअल के शरीर में बॉडीली डिजीज अभी बना हुआ है। भाई इसके लिए तो अपनी कॉमन सेंस का इंसल्ट ही करेगा कोई इस बात को कहने से पहले, नहीं तो जब सारे साइन सिम्टम चले गए, सारे मॉर्बिड सिम्टम चले गए, परमानेंट हेल्थ रिटर्न हो गई, तो फिर डिजीज बचा कहां। एंड येट द चीफ ऑफ द ओल्ड स्कूल ह्यूफलैंड
asserts this in the following words. यद्यपि जो मुख्य थे उस समय के ओल्ड स्कूल के ह्यूफलैंड साहब, उन्होंने माना और उन्होंने इन शब्दों में माना जो उन्होंने कहे कि होम्योपैथी कैन रिमूव द सिम्टम्स बट द डिजीज रिमेन्स। ह्यूफलैंड साहब ने कहा कि होम्योपैथी सिम्टम्स को रिमूव कर देती है और डिजीज बना रहता है। जैसे अभी अमित भाई कह रहे थे कि ये कुछ कटाक्ष कर रहे थे उस समय पे, और दीपशिका दीदी ने यह क्लियर करा कि भाई ह्यूफलैंड साहब ने ये बात आगे बढ़ाई थी ऐसे कह के। आगे कह रहे हैं हैनीमैन साहब, दिस ही मेंटेन्स पार्टली फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन at the progress made by homeopathy to the benefits of mankind, partly because he still holds thoroughly material notions respecting disease, which he is still unable to regard as a state of being of the organism, wherein it is dynamically altered by the morbidly deranged vital force as an altered state of health, but he views the disease as a something material, which after the cure is completed may still remain lurking in some corner in the interior of the body, in order someday during the most vigorous health to burst forth at its pleasure with its material presence. यहाँ कह रहे हैं ये जो ह्यूफलैंड साहब का जो नजरिया बना हुआ था उसके पीछे कह रहे हैं हैनीमैन साहब के दिस ही मेंटेन्स पार्टली फ्रॉम मॉर्टिफिकेशन एट द प्रोग्रेस मेड बाय होम्योपैथी टू द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। इसके पीछे एक तो उनका वो खिन्नता थी, वो परेशानी थी कि होम्योपैथी जो है वो लगातार प्रोग्रेस करती जा रही थी बेनिफिट टू मैनकाइंड के रूप में। एक तो ये उनका दुख था, और पार्टली बिकॉज ही स्टिल होल्ड थोरोली मटेरियल नोशन रेस्पेक्टिंग द डिजीज, और कुछ इसका ये कारण था कि उनका जो नोशन था, उनकी जो धारणा थी किसी भी डिजीज की, वो थोरोली मटेरियल आधारित धारणा थी कि भाई मटेरियल के रूप में होता है डिजीज शरीर में, विच ही इज स्टिल अनेबल टू रिगार्ड एज ए स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म वेयर इन इट इज डायनेमिकली अल्टर्ड बाय द मॉर्बिडली deranged वाइटल फोर्स एज एन अल्टर्ड स्टेट ऑफ हेल्थ, बट ही व्यूज द डिजीज एज ए समथिंग मटीरियल। इसमें कह रहे हैं विच ही इज स्टिल अनेबल टू रिगार्ड, जिस मटेरियल नोशन को वो मानते थे वो उसको असक्षम थे पाने में शरीर के अंदर। किस स्टेट में? जब वो कोई ऑर्गेनिज्म कि वो स्टेट जहां पर वो डायनेमिकली अल्टर्ड होकर के मॉर्बिडली ड्रेंज उसका वाइटल फोर्स हो रखा हो एज एन अल्टर्ड स्टेट ऑफ हेल्थ के रूप में, उसको उसके उस पेशेंट के अंदर वो उस मटेरियल जैसी धारणा को पाने में असक्षम भी थे, कुछ मिलता नहीं था। बट ही व्यूज द डिजीज एज ए समथिंग मटीरियल, फिर भी उनका ये नजरिया था कि डिजीज कुछ मटीरियल जैसी कोई चीज है, विच आफ्टर द क्योर इज कंप्लीटेड मे स्टिल रिमेन लर्किंग इन सम कॉर्नर इन द इंटीरियर ऑफ द बॉडी। ह्यूफलैंड साहब कह रहे थे का मानना था कि ये कुछ ऐसा मटेरियल है जो क्योर होने के बाद भी कहीं ना कहीं किसी कोने में उसके शरीर के वो छुपा रह जाता है, बना रहता है। इन ऑर्डर सम डे ड्यूरिंग द मोस्ट विगरस हेल्थ, जब मोस्ट विगरस हेल्थ रहती है उस दौरान वो कहीं किसी कोने में मटेरियल के रूप में डिजीज रहता है। टू बस्ट फोर्थ एट इट्स प्लेजर विद इट्स मटेरियल प्रेजेंस, और फिर वो कभी बस्ट फोर्थ हो जाता अपने प्रसन्नता के लिए मटेरियल के रूप में उपस्थित होकर। सो ड्रेडफुल इज स्टिल द blindness of the old pathology, no wonder that it could only produce a system of therapeutics which is solely occupied with
scoring out the poor patient. और ये इतनी भयावह, so dreadful, इतनी भयावह और बिल्कुल ब्लाइंडनेस के साथ ओल्ड पैथोलॉजी में ये सब था। और इसमें कोई अचंबा नहीं है। नो वंडर दैट इट कुड ओनली प्रोड्यूस ए सिस्टम ऑफ थेरेपेटिक्स विच इज सोलली ऑक्युपाइड विद द स्कोरिंग आउट द पुअर पेशेंट। और इसमें भी कोई वंडर नहीं है अमित भाई, दीपशिखा, के केवल और केवल ये एक ऐसा सिस्टम ऑफ थेरेपेटिक प्रोड्यूस करेगा आगे चल के, या किया, जिसमें मात्र जो है पुअर पेशेंट्स की संख्या अब लगातार बढ़ती जाएगी। यानी कि स्कोरिंग का मतलब यहां पर है, स्कोरिंग आउट का मतलब है टू रिमूव डर्ट फ्रॉम समथिंग। अच्छा, इसमें कह रहे हैं कि नो वंडर दैट इट कुड ओनली प्रोड्यूस ए सिस्टम ऑफ थेरेपेटिक्स which is solely occupied with scoring out the poor patient. पवन बस, हाँ, अमित पाल जो कहते थे ना, ये तो खाली सफाई कर्मचारी बनाने का काम करेंगे, उसके अंदर से खाली गंदगी हटाने की सोचते रहेंगे, बस उसके आगे कुछ नहीं करेंगे। हाँ, अमित कौन से पेज पे, अमित पाल कौन से पेज पे है वो स्कैवेंजर्स वाला इनका? शुरू में 47 शायद है, देखना भाई 47। बहुत अच्छी बात अमित पाल ने यहाँ रखी। 7 ही है जी। हाँ, पढ़ियो, लाइन पढ़ियो अमित भाई, अमित पाल। 47 में द चैंपियन से पढ़ो। The champion of this clumsy doctrine of morbific matter ought to be ashamed that they have to inconsiderately overlooked and failed to appreciate the spiritual nature of life and the spiritual dynamic power of exciting cause of disease. हाँ, And they have thereby deranged themselves into degraded हाँ, themselves to mere avenger doctor. हाँ, आगे भी पढ़ो, आगे लाइन है बहुत बढ़िया। In their effort to expel from the diseased body morbific matter that never existed in place of curing destroyed life. हाँ, यहाँ तक। तो कुल मिला के ये पेज नंबर 47 बहुत अच्छे से कोरिलेट हुआ फुटनोट नंबर 5 के साथ। और लास्ट में उन्होंने कहा कि इनका ये मानना, ये मटेरियल डिजीज की जो धारणा है, ये इनके द्वारा एक ऐसा थेरेपेटिक सिस्टम खड़ा करवा देगी, पैदा करा देगी कि वो ये एकमात्र पेशेंट्स की, पुअर पेशेंट्स की सफाई करते रहेंगे, उनमें से गंदगी को निकालते रहेंगे पूरी के पूरी तरह से। ठीक है जी, बिल्कुल। तो ये था भाई अपना एफोरिज्म नंबर 8। आगे है एफोरिज्म नंबर 9। कह रहे हैं, हाँ भैया बोलो। यहाँ पर हम लोगों को ध्यान करने की सिर्फ एक बात ये रह गई कि हमने सारे साइन और सिम्टम्स जो हटाए, उसमें कंप्लीट ये भी ध्यान रखना है कि हमने उसका मियाज्मेटिक ट्रीटमेंट भी पूरा कर दिया। इससे पहली वाली बात में क्या थी कि मियाज्म टू बी कंसिडर्ड है ना, तो पहले मियाज्म को भी ध्यान रखना था, तो हमने उसको इस तरह से हटा दिया, तो उसके बाद हेल्थ के अलावा कुछ नहीं बचा। बिल्कुल। डॉक्टर सिमरन कुछ कहना चाह रही हैं इसमें? नहीं बॉस, मैं बस बॉस की उस पे अफर्मेशन दे रहे हो। ओके, गुड। तो 9th एफोरिज्म में कह रहे हैं कि इन द हेल्दी कंडीशन ऑफ मैन द स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स, ब्रैकेट में कह रहे हैं ऑटोक्रेसी, द डायनेमिस दैट एनिमेट्स द मटेरियल बॉडी, ब्रैकेट में कह रहे हैं ऑर्गेनिज्म, रूल्स विद अनबाउंडेड स्वे एंड रिटेन्स all the parts of the organism in admirable, harmonious, vital operation as regards both sensation and function, so that our indwelling
रीजन गिफ्टेड माइंड कैन फ्रीली एम्प्लॉय दिस लिविंग healthy instrument for the higher purpose of our existence. In the healthy condition of man, किसी भी व्यक्ति की हेल्दी कंडीशन में स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स, ऑटोक्रेसी, स्पिरिचुअल बोले तो नॉन मटेरियल एनर्जी भी, हाँ एनर्जी फॉर्म एक तरह से स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स जो है, जो कि ऑटोक्रेसी है, जो स्वचालित है, रूलिंग बाय वन सेल्फ है, जिसपे कोई किसी के रूल को नहीं मानता, अपने द्वारा ही रूलिंग होती है जिसकी। द डायनेमिक्स, उसको फिर इन्होंने डायनेमिक्स कहा। दैट एनिमेट्स द मटेरियल बॉडी, यानी कि ऑर्गेनिज्म, जो कि जीवंत रखता है, संचालित करता है एक मटेरियल बॉडी को। अब यहाँ दो बातें आ गई। अब किसी भी मैन के दो अस्तित्व हैं, एक तो स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स के रूप में और एक मटेरियल बॉडी के रूप में। हाँ जी। आगे कह रहे हैं रूल्स विद अनबाउंडेड स्वे, वो इसको मटेरियल बॉडी को रूल्स करता है अनबाउंडेड स्वे में। अनबाउंडेड स्वे का मतलब होता है परिस्थिति के अनुसार, जैसी परिस्थिति हो उसके हिसाब से ये इसका अपना झुकाव कर लेता है, आगे को, पीछे को, दाएं को, बाएं को, जस्ट लाइक ए स्वे, झूला की तरह है जी। परिस्थिति के अनुसार ये उसको अनबाउंडेड स्वे में रूल करता है। एंड रिटेन्स ऑल द पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन एडमायरेबल हार्मोनियस वाइटल ऑपरेशन, और बनाए रखता है उस ऑर्गेनिज्म के सभी पार्ट्स को एक एडमायरेबल मतलब बेहतरीन, प्रशंसनीय हार्मनी में, वाइटल ऑपरेशंस की दोनों रिगार्ड में, उस पार्ट की सेंसेशंस के रूप में भी और उन पार्ट्स के फंक्शंस के रूप में भी हार्मनी में बना के रखता है एडमायरेबली, सो दैट आवर इनड्वेलिंग रीजन गिफ्टेड माइंड कैन फ्रीली एम्प्लॉय दिस लिविंग हेल्दी इंस्ट्रूमेंट फॉर द हायर पर्पज ऑफ आवर एग्जिस्टेंस, ताकि हमारे अंदर हमारा जो इनड्वेलिंग परमानेंटली पहले से हमारे अंदर निहित जो रीजन गिफ्टेड माइंड है, जो रीजनिंग जिसकी कैपेबिलिटी है, ऐसा रीजन गिफ्टेड माइंड है, वो फ्रीली एम्प्लॉय कर सके इस लिविंग हेल्थ इंस्ट्रूमेंट को अपने हायर पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस के लिए। तो ये रीजन गिफ्टेड माइंड, कई बार लोग इसी को सोल बोलते हैं, सोल, जो सोल आती है यही रीजन गिफ्टेड माइंड है। और ये ताकि अपने जो हायर पर्पज ऑफ एग्जिस्टेंस के लिए आई है, हायर अवेयरनेस के लिए आई है, अपना नेक्स्ट लेवल के लिए आई है, नॉलेज, बड़े सर बोलते थे कि हायर पर्पज ऑफ द एग्जिस्टेंस है एंगल्फ नॉलेज नॉलेज नॉलेज, अपने आप को अवेयर करने के लिए जो किसी भी आत्मा का आगमन होता है। अब इसको हम थोड़ा सा उधर भी लेके जा सकते हैं, जो अपने आध्यात्मिक पहलू है, वहां पर ये कहा जाता है कि कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए आती है अपने। और जब सात्विक और असात्विक कर्म दोनों से ही, गुड और बैड दोनों से ही कर्मों से फ्री हो जाती है, तो उसे कहते हैं ये लिबरेट हो गई, ये मोक्ष में चली गई। तो जब तक वो किसी भी सोल का कोई भी कर्म बाकी है, चाहे वो सकारात्मक कर्म चाहे वो नकारात्मक कर्म, तब तक उसको बार बार जीवन में आना पड़ता है और हायर पर्पज ऑफ द एग्जिस्टेंस उस से मुक्त होना है वैसे तो, लेकिन इसको अपने अपनी भाषा में कई तरीके से अलग अलग किया जा सकता है। बस तो इसमें बहुत सिंपल था, आपने जो बोला ना, बड़े सर ने कहा
हायर पर्पज वही है, टू मेक बेटर योरसेल्फ बाय एंगल्फिंग मोर एंड मोर नॉलेज एंड डूइंग अकॉर्डिंगली। उतना ज्ञान प्राप्त करना और अपने को और अच्छा बनाना, वो जो हमारी इवॉल्व होते जाना। ये क्या कहते हैं, वो बहुत बढ़िया एक कविता हुआ करती थी, कुछ काम करो जग में सुंदर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। हाँ, मैथिली शरण गुप्त जी की थी ये, है ना। कुछ काम करो इसमें कुछ बस काम एक करो। बात, इसमें और एक बहुत अच्छी गहराई से ये चले थे हमारे डॉक्टर हनीमैन साहब कि इन द हेल्दी कंडीशन क्या कहा कि जो स्पिरिचुअल वाइटल फोर्स है जो एनिमेट करता है इस मटेरियल बॉडी को, रूल्ड विद अनबाउंडेड से रिटेन ऑल पार्ट्स ऑफ फंक्शन इन एडमायरेबल हार्मोनियस और वाइटल ऑपरेशन एज रिगार्ड बोथ सेंसेशन एंड फंक्शन। दोनों में दोनों लेवल पे। ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ बीमारी सी अजीब सी लग रही है, ना, उसको अजीब से सेंसेशन भी नहीं आ रहे। फंक्शन की तो बात ही अलग हो गई, उसने कुछ अल्टर्ड फंक्शन या वो उस तरह के तो कर ही नहीं रहा, लेकिन सेंसेशन भी नहीं है। जब हम इस तरह से फ्री रहेंगे कि यार मैं मन से भी और शरीर से भी, यहाँ पर ये बात आ गई ना कि अंदर वाले से भी और शरीर से भी बिल्कुल फ्री हूं, तब मैं आगे बढ़ने के बारे में सोचूंगा। हाँ, यहाँ पर अमित पाल को ने लिखा होगा, हम लोगों ने लिख रखा है यहाँ पर पेज नंबर 66 पे हल्का सा रेफरेंस है, इस हेल्दी कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र आया है। और पेज नंबर 66 इंट्रोडक्शन में वो कह रहे हैं, बट द वाइटल फोर्स विच ऑफ इटसेल्फ कैन ओनली एक्ट अकॉर्डिंग टू द फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर ऑर्गेनिज्म। ये जो वाइटल फोर्स है ये केवल और केवल काम कर सकता है अपने अकॉर्डिंगली, किसके द्वारा? फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर ऑर्गेनिज्म के द्वारा, एंड इज नॉट गाइडेड बाय रीजन। और ये वाइटल फोर्स कभी भी रीजन है बेटा। हाँ, इसी को बॉस अनबाउंडेड स्वे बोला था ना। हाँ जी, कि वो उसके पास प्लस माइनस करने की कैपेसिटी है, सिर्फ कैपेसिटी नहीं है, वो सिर्फ अनबाउंडेड स्वे के साथ चल सकता है, चल सकता है। रीजनिंग नहीं है, प्लस माइनस करने की रीजनिंग नहीं है। हाँ, वो रीजनिंग से गाइडेड नहीं है, नॉलेज से गाइडेड नहीं है, और रिफ्लेक्शन से गाइडेड नहीं है। 3 वर्ड है बेटा, ना तो उसके पास रीजनिंग है, ना उसके पास नॉलेज है, ना उसके पास रिफ्लेक्शन है। और बहुत ही अच्छा सा, या तो दीपशिखा दीदी अपना आप फिर से बताएंगी, उन्होंने बहुत अच्छा सा एक एग्जांपल दिया था, जैसे किसी होटल में वो मैनेजर वाला था, है ना दीपशिखा? जी बस इसमें ये था कि जैसे हमारी बॉडी एक होटल है और हमारा वाइटल फोर्स उसका मैनेजर है। वो छोटे मोटे ऑपरेशंस तो हैंडल कर सकता है, जैसे जो गेस्ट आ रहे हो उनके लिए फूड सप्लाई करना, खाना कितना कम ज्यादा है वो अरेंज करना, वो सब। पर जब कभी वहां पे कोई टेररिस्ट अटैक होगा तो वो मैनेजर नहीं हैंडल कर सकता है। उसके लिए हमें बाहर से जो एंटी टेररिज्म स्क्वाड है उसको बुलाना पड़ेगा, या हमें फिर एडिशनल हेल्प की जरूरत पड़ेगी जो होम्योपैथिक मेडिसिन हमें देती है। हाँ, यानी कि अगर कोई नई कोई परिस्थिति आई है, नई परिस्थिति की रीजनिंग की जो है ना तो उसे अधिकार है, ना तो उसके पास नॉलेज है, ना रीजनिंग है, ना रिफ्लेक्शन का मतलब मनन करना यहाँ पर, तो वो केवल जो उस होटल के अंदर जो मटेरियल है, जो व्यवस्थाएं हैं, वो उन्हीं को घटा बढ़ा करके अनबाउंडेड वे में उनसे उसको चालू रख सकता है उस होटल को। लेकिन कोई नई परिस्थिति आई किसी अटैक के रूप में, कोई नई टास्क के रूप में, नया कोई चेंज के रूप में, तो वहां पर फिर उसका वो नहीं चलता। तो वो होटल मैनेजर इज इक्वल टू वाइटल फोर्स, दीपशिखा दीदी ने उस दिन थोड़ा भाव व्यक्त किए थे। हाँ, एक चीज हम लोगों ने और ये डिस्कस की थी यही कि अगर ये इतना ही ज्यादा इंटेलिजेंट होता तो कभी भी किसी परिस्थिति में ये ऑटो इम्यूनिटी में नहीं जाता। हाँ बिल्कुल, ऑटो इम्यूनिटी में जा रहा है मतलब वो किसी और के कंट्रोल, मतलब अगर मैनेजर के सर पे किसी ने गन रख दिया तो मैनेजर फिर उसके हिसाब से काम करने लगेगा। हाँ हाँ, कुल मिला के। और फिर इसी को बोला था अनइंटेलिजेंट। इसके लिए
वर्ड उसमें ही आ रहा है इंट्रोडक्शन में, ये अनइंटेलिजेंट बोलते हैं इसको, नॉन इंटेलिजेंट, अनइंटेलिजेंट। अमित पाल भाई कोई पॉइंट है आपका? वाइटल फोर्स जो है हमारे कर्मा की तरह है जी। बिल्कुल। ये कर्मा भी अनइंटेलिजेंट है, उन्हें कुछ नहीं पता, आप जैसा करोगे वैसा वो आपको वो देंगे रिस्पॉन्स। और वाइटल फोर्स इंटेलिजेंट है, वो जैसा आप उसको लेके जाओगे वो वैसा ही रिस्पॉन्स बॉडी दे देगी आपकी। बिल्कुल। कर्माज है वाइटल फोर्स हमारा। हाँ, कर्माज को एक तरह से लेके आगे बढ़ता है ये, और कर्माज को जो तय कर सकता है वो कर सकता है विवेक काट सकता है, विवेक काट सकता है, कंसाइंस काट सकती है कर्मा को। हाँ, तो बेसिकली यहाँ थोड़ा सा, चलो अब इसमें बात हो रही है तो अमित भाई इसमें सपोर्ट करेंगे। जैसे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। तो बेसिकली जब तक ये तीनों शरीर रहेंगे तब तक वो रीजन गिफ्टेड माइंड या सोल को आना जाना बना रहेगा, एक बात। दूसरी बात, ये जो कारण शरीर है ये कर्माज से बना है, 3 तरह के 3 गुणों वाले कर्म हैं, सतोगुणी कर्म, तमोगुणी और रजोगुणी। जब तक ये तीनों कर्म बंधन, तीनों गुणों के आधार से जो कर्म रहेंगे तो कारण शरीर का अस्तित्व रहेगा, और कारण शरीर का जब तक अस्तित्व है तो फिर ये आगे सूक्ष्म शरीर बनाएगा। उसमें शामिल किए गए हैं मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और 5 ज्ञानेंद्रियां, ये सूक्ष्म शरीर को बनाई। और फिर स्थूल शरीर में अपना जितना भी ऑर्गेनिक सिस्टम है, फिर पंच तत्व वाला एयर, फायर, वाटर, है ना, हाँ अर्थ, इनको लेकर के ये स्थूल शरीर बना। तो बेसिकली जो सोल है, जो रीजन गिफ्टेड माइंड है, वो उन तीनों शरीरों के ऊपर है, इनसे परे है बेसिकली। और वो जब उसका कोई पर्पज रहता है तो वो एंट्री करती है आत्मा के रूप में, और वो आत्मा इन शरीरों में जैसे ही परिवर्तित होती है उसको बोलते हैं जीवात्मा, दैहिक भाव में आ जाती है। और बड़ी अच्छे हैं जो अपने प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं कई बार इस पे, वो जब इनसे मुक्त होती है, जब तक वहां तक कारण शरीर से भी मुक्त नहीं हो जाती है, त्रिगुणात्मक जो ये प्रकृति के गुण हैं, जब तक इनसे त्रिगुणातीत ना हो जाए, त्रिगुणातीत यानी कि इन तीनों गुणों से भी परे न हो जाए, तब तक उसका ये सर्किल बना रहेगा भाई। तो ये बहुत खूबसूरत है, हमारी होम्योपैथी हमारे आध्यात्म को के शब्दों में बहुत अच्छे से समझ में आती है। हाँ, ठीक है भाई। तो ये था आपका एफोरिज्म नंबर 9। इस पे कोई फुटनोट तो है नहीं शायद, है ना? नहीं। चलो एफोरिज्म नंबर 10 और कर लेते हैं। एफोरिज्म नंबर 10 में कह रहे हैं, द मटेरियल ऑर्गेनिज्म विदाउट द वाइटल फोर्स is capable of no sensation, no function, no self-preservation. It derives all sensation and performs all the functions of life solely by means of the immaterial being, ब्रैकेट में कह रहे हैं the vital principle, which animates the material organism in health एंड इन डिजीज। तो पहली बात तो यह है कि छठे 6th एडिशन से पहले ये वाइटल फोर्स कहा जाता था, तो हैनीमैन साहब ने इसको वाइटल प्रिंसिपल में कन्वर्ट करा। क्योंकि फोर्स में भी उन्हें एक मेटीरियलिज्म का एहसास था, मास प्लस एक्सेलरेशन। हाँ, F बराबर ma की वजह से, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वेशन के तहत देखा जाए तो वो भी इस मटेरियल वर्ल्ड का ही अंश का भाव देता था। जबकि वाइटल प्रिंसिपल, वाइटल ये जो फैकल्टी है
ये पूरी तरह से इमेटीरियल है। तो हैनीमैन साहब ने जैसे ही ये उनको इंसाइट आई होगी तो उन्होंने इस वाइटल फोर्स को कन्वर्ट कर दिया टर्म को वाइटल प्रिंसिपल में। तो इसमें कह रहे हैं कि द मटेरियल ऑर्गेनिज्म, ये जो मटेरियल ऑर्गेनिज्म है विदाउट द वाइटल फोर्स, बिना वाइटल फोर्स के ना तो ये सेंसेशन को सेंस करने में सक्षम हो सकता, ना ही ये कोई फंक्शन करने में सक्षम हो सकता, ना ही सेल्फ प्रिजर्वेशन में सक्षम हो सकता, अपना संरक्षण भी नहीं कर सकता। देखो यहाँ ये वर्ड जो है थोड़ा सा हमें सोचने पे मजबूर करेगा। सेल्फ प्रिजर्वेशन का मतलब है खुद का संरक्षण करना, लेकिन खुद का बचाव करने में इसको वो वाला ज्ञान है ही नहीं। संरक्षण का मतलब है आपके पास जो भी आपका अस्तित्व है आप उसी को समेटते हुए अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश करें, ना कि कोई नया मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते संरक्षण में। हाँ अमित। नहीं लेकिन पवन बस ऐसा है ना, इतना तो वो जानता है कि चोट लगने वाली है इधर साइड में हो जाओ, अपने को एक सर्टेन लिमिट तक जब तक वाइटल फोर्स है तब तक ये फिजिकल ऑर्गेनिज्म को बचाता रहता है। हाँ, अब बचाता किस सेंस में रहता है। कई बार ना अपने डॉक्टर आर.के. जायसवाल सर एग्जाम्पल लेते थे कि जैसे एक बस में कोई बंदा जा रहा है, उसके बराबर में कोई गुंडा आ बैठा, तो वो जैसे ही गुंडा जगह ऑक्युपाई करता जा रहा है तो वो उसे हटाने की या भगाने की या वैसे डिसीजन लेने की तो क्षमता है नहीं, लेकिन वो थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग अपने आप को रीसेट करता रहता है दूसरा बैठा इंसान। और है ना, उसकी ये रीसेटिंग, उसकी ये अपने आप को बनाए रखने की कोशिश, यही प्रिजर्वेशन के अंतर्गत आएगी। और अगर उसके पास इंटेलिजेंसी होती, उसके पास डिसीजन पावर होती, रीजनिंग पावर होती, तो उस गुंडे को अपने वहां उस कुर्सी से वो उठाने के लिए डिसीजन भी ले सकता था। तो प्रिजर्वेशन का जो है रोल अपने आप को उन परिस्थितियों में बचाने तक का है, ना कि कोई नया स्टेप अपनी तरफ से ले सकता है। जी बहुत वही डिफेंस वाली बात होगी। हाँ बोलो। नहीं मतलब मैं ये बोल रही थी वाइटलिटी इज इक्वल टू एक्टिविटी, उसको इन एक्शन में तो रहना ही है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वो सेंसेशन और फंक्शन तो मेंटेन कर ही रहा है, बट वो कितना कर रहा है ऑटो, मतलब वो बेसिक एक्टिविटी इज इक्वल टू वाइटलिटी। हाँ, कुछ ना कुछ वो करता रहेगा क्या कितना आगे पीछे करेगा, उसके पास वो इंटेलिजेंसी नहीं है। हाँ हाँ दीपशिखा क्या कह रही है? बस वो जैसे वो छोटे कीड़े नहीं होते जो सब्जियों में वगैरह निकलते हैं। हाँ, इधर से छुओ तो उधर चले जाएंगे, उधर से छुओ तो इधर चले जाएंगे। हाँ, और वो वहां से निकल के हट नहीं सकते हैं, जा नहीं सकते हैं, उस चीज को कोप अप करके या उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते हैं। तो वाइटल फोर्स का भी वही है कि इधर से कुछ आ रहा है तो इधर से डिफेंस करने की कोशिश किया, उधर से आया तो उधर से डिफेंस करने की, पर उसके अगेंस्ट प्रॉपर एक्शन लेना वो कंप्लीट उसके बस में। हाँ, प्रिजर्वेशन की जो हिंदी होती है वो होती है संरक्षण करना, अपने आप को संरक्षित करना। तो चलो इसे पूरा करते हैं। तो ये जो मटेरियल ऑर्गेनिज्म है बिना वाइटल फोर्स के ना तो ये सेंस करने के काबिल है, सक्षम है, ना ही फंक्शन कर सकता है। मटेरियल ऑर्गेनिज्म बिना वाइटल फोर्स के ना सेल्फ प्रिजर्वेशन कर सकता। It derives all sensation and performs all the functions of the life solely by means of the immaterial being, the vital principle which animates the material organism in health and in disease. इसके सारे सेंसेशन, सारे फंक्शन जो भी ये करता है जीवन के, एकमात्र इस मटेरियल बीइंग के माध्यम से ही करता है वाइटल प्रिंसिपल के माध्यम से, जो कि इसे जीवंत रखता है, एनिमेट रखता है इस मटेरियल ऑर्गेनिज्म को हेल्थ कंडीशन में भी और डिजीज स्टेट में भी। ये वाइटल प्रिंसिपल ही है जो इसको इसे एनिमेट रखता है, इससे जो भी फंक्शन और सेंसेशन कराता है। इवन तो बहुत वैसे भी अगर एक डेथ हो जाती है तो बायोलॉजिकल डेथ समय के बाद होती है। हाँ, है ना? वो तो सब वो आएंगे वाइटल इसमें। ऑपरेशन
हाँ वाइटल ऑपरेशन वाइटल प्रिंसिपल ही है जो प्रिजर्वेशन में रहने की कोशिश के अंतर्गत बायोलॉजिकल डेथ बॉडी मतलब इंसान सोल तो निकल गई बट बॉडी इंटैक्ट बनने की कोशिश करती है एक समय तक। तो हाँ बेसिकली वो वहां पे भी प्रिजर्वेशन का एक अपना मैक्सिमम जो लेवल है वो करता रहता है, तभी बायोलॉजिकल डेथ लेट होती है और कंपैरेटिवली बिल्कुल ह्यूमन डेथ से। बिल्कुल किसी ने बताया था कि किसी भी कॉर्प्स के नाखून 14 दिन तक बढ़ सकते हैं। हेयर ग्रोथ और नेल ग्रोथ आफ्टर डेथ 14 डेज तक पाई ऐसे गई ही है। हाँ ऐसे ही डेथ के वक्त है और ऐसे ही जब एक बेबी कंसीव होता है 3 से 4 और ऐसे ही उधर है। तो जैसे जन्म हुआ वैसे ही उधर हो रहा है। वाइटल ऑपरेशन तब भी था जब बेबी मतलब कंसीव हुआ, जब तक सोल तब आई। भी वो हाँ जब हाँ सोल के आने से पहले रादर हाँ 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 तब हाँ भी उसने अपने वही वाइटल फोर्स था जिसने एक लाइफ को जनरेशन की एनिमेट शुरुआत जिसने करी। एनिमेट करके रखा था जिसको। हाँ जी और हाँ एंड भी वही था जब बिल्कुल बॉडी गई। हाँ जी। हाँ। अच्छा हम्म, इस बीच में क्या हुआ, एक अतिथि आया और अतिथि ही जी चला गया एसी हेल्थ है। इंस्ट्रूमेंट को चला के चला गया हाँ बिल्कुल। हाँ अतिथि आया सोल के रूप में और चला गया हम्म, डेथ के रूप में। और उस जी अतिथि के आने से पहले भी इसका रोल था अच्छे जी खासा उसको एनिमेट करने में उस मटेरियल बॉडी को। और जब चला हम्म गया तो वो कुछ दिन के लिए फिर भी उसको एनिमेट रखने की कोशिश में लगा रहता है। लगा रहा। जी हाँ बहुत बढ़िया। देखो बहुत अच्छी बात सिमरन दीदी ने इसमें ये और बता दी ना कि कंसीव करा। बड़े सर हम्म कहते थे कंसीव करा, फिजिकल बॉडी बनने लगी, फिजिकल हम्म बॉडी में ऑर्गन बनने लगे। आत्मा तो तीसरे से चौथे महीने के बीच में आई। जी हाँ 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 वो है ना? गेस्ट है, वही हाँ है रीजन गिफ्टेड बेसिकली माइंड। हाँ बिल्कुल। वो तो तीसरे से चौथे महीने में आया, वो अच्छा इसमें नहीं आया। और इसमें बस हाँ बताइए। हाँ नहीं बोल बोल। बस इसमें ना इससे पहले वाले में इसमें हमारे को दोनों चीजों को ध्यान में रखना है। इसमें हमारे को दोनों चीजों को कैसे ध्यान में रखना है, एक तो इस आत्मा को चलाने के लिए भी फिजिकल शरीर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर हाँ फिजिकल जी शरीर आपका ठीक नहीं होगा, ऑर्गेनिज्म सही नहीं है, तो ये भी बहुत कुछ नहीं कर पाएगी। जी आपको अपने फिजिकल शरीर को, फिजिकल बॉडी को भी बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। और आपका इमटेरियल वाला, और इमटेरियल कैसे इस मटेरियल को चलाती है, देखो अमितपाल भैया बहुत बढ़िया एक एग्जांपल देते हैं। आप डॉक्टर साहब को दिखाने आए, उन्होंने कहा जी कैसे आए, पैरों से चलकर आए, पैरों से चलकर आए, फिजिकल वर्ल्ड पैरों से चलकर आया। इन पैरों को ऑर्डर किसने दिया कि इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में तू चल? वो तो हमारे इस जो इमेटीरियल बैठा हुआ है उसने सुपीरियर कहा कि पावर इस डायरेक्शन में चलना है तेरे को। जब उसने कहा तब पैर चले, अदरवाइज तो पैर नहीं चले। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो यहाँ 3 टर्म आ गई, फुटनोट करके ही निकलेंगे वैसे। 3 टर्म आ गई, एक तो मेटीरियल, एक मेटीरियल बॉडी या मेटीरियल ऑर्गेनिज्म, फिर आ गई इमेटीरियल बीइंग वाइटल प्रिंसिपल है जी। और एक तीसरा भाव रीजन गिफ्टेड माइंड यानी कि सोल का अलग है। तो भाई सोल इस मेटीरियल से भी परे है, सोल उस इमेटीरियल से भी परे है। जी 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 हाँ जी। सोल को हम जनरली इमेटीरियल तो कह ही देंगे, लेकिन सोल तो सोल है। सोल का ना आपके इमेटीरियल से कोई लेना देना, ना सोल का आपके मेटीरियल से लेना देना। इसलिए वो अनटच है, इसलिए वो उस पर ना तो उसे जलाया जा सकता, ना भिगोया जा सकता, जो गीता जी में बोलते हैं। हाँ तो भैया उस रीजन गिफ्टेड माइंड बिल्कुल अपने आप में अलग है। और ये मटेरियल बीइंग का भी उससे कोई ज्यादा रिलेशन नहीं है। और मजे की बात यह है कि यहाँ बच्चों का बहुत अच्छे से क्लियर होगा, अमित शर्मा भाई, अमित पाल, दीपशिका, सिमरन, सब लोग, के वाइटल फोर्स को कई लोग आत्मा मानते रहते थे पहले। हम लोगों को बहुत दिन बाद क्लियर हुआ था, हो सकता बच्चे हमसे ज्यादा स्मार्ट हो, उनको पहले ही हो गया हो। अदरवाइज बहुत दिन तक यही कंफ्यूजन में रहते थे कि ये वाइटल फोर्स ही तो आता है, ये वाइटल फोर्स ही तो चला जाता है। लेकिन वाइटल फोर्स बिल्कुल अलग है, सोल अलग है, और बिल्कुल इनको स्पष्ट तरीके से अलग समझे। छठा फुट नोट कर लेते हैं। इसमें कह रहे हैं कि प्रिजर्वेशन के ऊपर है
It is dead and now only subject to the power of external physical world. जब एक बार वो चला गया थी 30 में से, रीजन गिफ्टेड माइंड सोल निकल गई, तो अब ये डेड है. अब ये केवल सब्जेक्ट है, ऐसा सब्जेक्ट है कि जो एक्सटर्नल फिजिकल वर्ल्ड की के अंतर्गत है, सब्जेक्ट टू द पावर ऑफ द एक्सटर्नल फिजिकल वर्ल्ड. इस पे जितने भी कानून चलेंगे, नियम चलेंगे, रूल्स चलेंगे, वो एक्सटर्नल फिजिकल वर्ल्ड के चलेंगे. क्या? इट डिकेज एंड इट अगेन रिजॉल्व इनटू इट्स केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स. ये डिके हो जाएगा और ये तो फिर से रिजोल्व हो जाएगा, विलीन हो जाएगा अपने केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स में. तो बेसिकली देखो, फिजिकल वर्ल्ड यहां कहा तो एक्सटर्नल फिजिकल वर्ल्ड के रीजन गिफ्टेड माइंड पर रूल्स नहीं चलते जी, उसके चलते हैं इस मटेरियल बॉडी पर, ऑर्गेनिक बॉडी पर. है जी? हाँ जी, हाँ जी. हाँ, तो यहीं रुके. किसी को कुछ कहना है? भाई अमित भाई, तुम लोग भी बोला. अमित पाल तो चला गया. मैं कह रहा हूँ बच्चों, तुम लोग भी कोई भी पॉइंट है, करो भैया, किसी का भी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है, यहाँ पे डिस्कस करो. और बिल्कुल एक साथ ग्रो करने के लिए ही हमारा डिस्कशन है. और डॉक्टर प्रीति जी हैं? हाँ, एक दिन है ना, है डॉक्टर प्रीति जी हैं. एक दिन इनका सवाल ये था कि भैया कोई रिकॉर्डिंग वगैरह हो जाए तो हम नहीं सुन पाते हैं, तो हम फिर सुन लें. तो ये एक बड़ी अच्छी सी व्यवस्था बना दी है कान्हा ने, अमित शर्मा. ये जो हमारी क्लास चलेगी, इसको हम हाँ, इसे रिकॉर्ड कर. मैं सुन रही हूँ लेकिन पूरा फोकस नहीं है, बच्चे को स्कूल छोड़ना. हाँ, कोई बात नहीं बेटा. इसके लिए एक बहुत अच्छी व्यवस्था ये है कि ये क्लास हमारी रिकॉर्ड रहेगी और इसको ना हम अपडेट कर देंगे. एक वो बनाया हुआ यूट्यूब का. तो इसमें दो फायदे हैं अमित शर्मा भाई, कि एक तो सारे के सारे कैंडिडेट्स इसको अटेंड नहीं कर रहे हैं, वो सुन सकते हैं, हम दोबारा सुन सकते हैं. मैं कई बार सुनता हूँ दोबारा इस क्लास को पूरा होने के बाद, कि कौन सा पॉइंट रह गया या किस भैया ने क्या कहा. बातों में पता चला अमित ने कुछ कहा और वो मेरे से बाईपास हो गया, तो मैं दोबारा उसको ग्रैस्प कर लेता हूँ. तो इसको तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बिकॉज़ यूट्यूब पे है बेटा. ये मल्टीपल टाइम हम लोग सुन सकते हैं. यूट्यूब पे आ गया है. मैं यही जानकारी दे रहा हूँ. यूट्यूब पे आप आप देख सकते हैं. मेरा जो स्टेटस है उस पे लिंक है एक्चुअल में. हाँ, तो उस पे हम ये क्लास बिल्कुल ऐसे ही उस पे डाला करेंगे. और इसमें एक बहुत अच्छी मन से रिक्वेस्ट ये है कि हर बंदा अपना पॉइंट यहाँ रखे. देखो, अगर मान लो उस पॉइंट में कुछ करेक्शन की गुंजाइश है डॉक्टर श्रे, तो उसको यहीं के यहीं अपडेट कर लेंगे. तो यह हमारे भी काम आएगा. हमारे बाद में और कोई हमारे छोटे बड़े भाई बहन सुन रहे हैं, वो इससे नॉलेज लेंगे. है ना डॉक्टर श्रे? डॉक्टर अजय भी नहीं बोलते हैं. चलो, अजय चले गए. अजय ना है, मैं तभी बोल रहा हूँ. चलो ठीक है भाई, राम राम सबको. अजय है. हाँ, सबको राम राम, सबको नमस्ते भैया. ओके, नमस्ते भाई. राम राम भाई, नमस्ते.